अस्सलाम वालेकुम। दिखा रहे हैं ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बहुत माज़रत आप लोगों को, पहले इसके एपिसोड्स जो हैं वो नहीं मिल सकीं क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ियत रहीं और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अभी भी वही सिचुएशन चल रही है, लेकिन देखो क्या होता है। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीस्ट की बेटी थीम मीम किस्त नंबर 10। इधर ईशल मुराद को ना खुद को चैन था और ना ही वो किसी और को चैन से रहने दे रही थी। फारस और मुतीबा के निकाह के बाद तो वो जैसे इंगारों पर लौटने लगी थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब जबकि उसने मुतीबा, जमाल और फारस हदाद के दरमियान दूरियां देखी थी, तो जैसे दिल को कुछ करार आ गया था। लेकिन पूरा सुकून उसे अभी भी हासिल नहीं हुआ था। पूरा सुकून तो उसे तभी हासिल होना था जब वो मुतीबा को पूरी तरह से फारस के ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक दी। इसलिए अब वो इसी जुस्तजू में पड़ गई थी। इन्हीं दिनों में हदाद अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि वो इस संडे को घर में तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं, ताकि वो तमाम दोस्तों अहबाब को बुलाकर इन सब के दरमियान फारस और मुतीबा के निकाह का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर सकें। ये बात सुनते ही ईशल को तो गोया आग ही लग गई थी। वो जलकर राख हो रही थी जब से उसने ये सुना था। इसे किसी पर सुकून नहीं हो रहा था। हतीका ने मुतीबा के लिए ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत लहंगा ख़रीदा था और फारस के लिए ब्लैक शेरवानी। फारस इस दावत के हक़ में बिल्कुल भी ना था, लेकिन हदाद साहब के फैसले के आगे वो भला क्या कह सकता था। हदाद अब्दुल्ला ने अपने सारे रिलेटिव और दोस्तों को इनवाइट किया था ताकि सबको ही इसके बेटे के निकाह का पता चल जाए। मुतीबा हदीका के साथ ड्राइंग रूम में बैठी कपड़े देख रही थी। तभी ईशल गुस्से से तन फन करती वहाँ चली आई और आते ही मुतीबा पर गुस्से से फट पड़ी। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, जब ये कुछ भी हो, जब ये सब कुछ भी हो रहा है ना, तो तुम समझ रही हो कि इस तरह से तुम फारस को पालोगी, उसकी बीवी बनकर उसके पास और उसके साथ रहोगी। फारस तुम्हारा कभी भी नहीं होगा, सुना तुमने? मुतीबा होनक बनी उसे यूं बकवास करते हुए सुन रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे गुस्सा किस चीज़ का है। इसकी सारी बकवास सुनने के बाद हदीका भी जवाबन गुस्से से फिर बोली, ये सब क्या है ईशल, और तुम्हारा हमारे मामलात से क्या लेना देना? मुतीबा फारस की बीवी है और मत भूलो कि फारस को तुमने ही ठुकराया था ना, फारस ना कि फारस ने तुम्हें। तो फिर ये सारी बेचैनी कैसी और किस लिए? बोलो। वो कीना तोड़ निगाहों से मुतीबा जमाल को देखते हुए इंतहा से नफरत से बोली थी, अगर फारस मेरा यानी ईशल मुराद का ना हुआ तो फिर मैं उसे मुतीबा जमाल का भी नहीं होने दूंगी। मैं इससे फारस को छीन लूँगी। सुन लिया तुम लोगों ने? ये कहती ईशल मुराद वहाँ से चली गई। भाभी, ये सब क्या था? मुतीबा ने हदीका को देखते हुए पूछा। हदीका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुने मुतीबा। जी भाभी कहें। देखो मुतीबा, ईशल एक घमंडी और ज़िद्दी लड़की है। इसे जो चीज़ पसंद आ जाए वो इसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर ही दम लेती है, और वो फारस के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। इसने फारस के साथ जो कुछ भी किया था वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब जबकि फारस तुम्हारे साथ उसका निकाह हो गया है, तो इससे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हसद की आग में जल रही है। वो एक कीना परवर लड़की है जो हसद की आग में जलकर कुछ भी कर सकती है, और मैं जानती हूँ कि तुमसे फारस को जुदा करने के लिए हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल करेगी। इसलिए तुम्हें अब मुहतात रहना होगा। अब फारस तुम्हारा शौहर है और उसे यूं किसी दूसरी लड़की के लिए मत छोड़ना। वो उसे तुमसे छीन लेकर ले जाएगी। एक बार वो हर्ट हुआ है, प्लीज़ इसे दोबारा हर्ट मत होने देना। वो लड़की फारस को किसी भी सूरत बसते हुए नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि फारस इसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। अब वो तुम दोनों को एक दूसरे से बदजन करके एक दूसरे से जुदा करना चाहती हैं। प्लीज़ तुम इसकी ये सारी कोशिशें नाकाम बना दो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें ये सब समझा रही हूँ कि फारस तुम्हारा शौहर है। अब इसकी परवाह करना तुम्हारा हक और फ़र्ज़ है। उसे इस लड़की के लिए मत छोड़ो। वो जैसा भी है सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम इस घर में रह रही हो तो फारस के निकाह की बदौलत, इसकी बीवी की हैसियत से यहाँ रह रही हो, और इसी रिश्ते की वजह से ही तुम पहचानी और जानी चाहती हो। इस निकाह की बदौलत ही तुम्हारा रिश्ता मजबूत है इस घर में। ईशल अपनी पूरी कोशिश करेगी तुम दोनों को अलग करने की, लेकिन तुम इसकी सारी कोशिशें नाकाम बना दो। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जी भाभी। हदीका तो चली गई थी, लेकिन मुतीबा के लिए सोच के कई दर वाह कर गई थी। अब वो बहुत कुछ सोचने लग गई थी।
हदीका सब कुछ सच ही तो कह रही थी। बहुत सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची थी। उसने एक अहम फैसला किया था। अब उसे करना क्या है, उसे सोच लिया था। उसने सोच लिया था कि अब फारस और ईशर मुराद से कैसे निपटना है। उसे अब अपनी असली वाली मुतीबा जमाल के रूप में आना था। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। अनस, फातिमा और हदाद साहब इनका इस्तकबाल कर रहे थे। अब्दुल्ला हाउस का ये खूबसूरत सा लॉन आज खूब रोशन था। उसे बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर चुका था। वेटर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक्स पेश कर रहे थे। सब मेहमान कोल्ड ड्रिंक के ग्लास हाथों में पकड़े बड़े खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। सबको मुतीबा और ख़ासकर फ़ारिस हदाद अब्दुल्ला के आने का बेचैनी से इंतज़ार था। ख़ासकर इन लोगों को जिन्होंने माजी में हदाद अब्दुल्ला के सामने फ़ारिस का बड़ा मजाक उड़ाया था कि भला इससे कौन सी लड़की शादी करने के लिए आमादा होगी। इसलिए हदाद साहब ने इन लोगों को दावत दी की ताकि वो इन सब लोगों को दिखा सके कि किस लड़की ने उनके बेटे के साथ शादी की है। इन सबको लड़की देखने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। हदीका ने खुद ही इन्हीं को तैयार किया था। वो काले रंग के इस लहंगे में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, और रही सही कसर हदीका के मेकअप ने पूरी कर दी। वो आज बहुत ज़्यादा और बेइंतहा हसीन लग रही थी। फ़ारिस ने जब ब्लैक शेरवानी ज़ेबतन की तो उसे अपनी भाभी पर गुस्सा आने लगा कि भला उसने इसके लिए ब्लैक कलर को ही क्यों मुंतखब किया। वो सख्त झुंझलाहट का शिकार था, इसलिए वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहा था। वो इन सब लोगों को सामना नहीं करना चाहता था जिन्होंने माजी में इसका खूब मजाक उड़ाया था। न जाने पापा को इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई थी। अब वो बाहर निकलने से डर रहा था कहीं फिर से वो लोग इसका मजाक न उड़ाना शुरू कर दें। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा था, तभी हदीका मुतीबा को लिए वहाँ चली गई। हदीका को देखते ही फ़ारिस झुंझला कर बोला, भाभी ये आपने कैसा कलर चूज़ किया है मेरे लिए, देखे मुझे ज़रा कैसा लग रहा हूँ मैं। उसने अभी हदीका के पीछे छुपी खड़ी मुतीबा को नहीं देखा था। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हदीका ने मुस्कुरा कर कहा। मजाक नहीं करें मेरे साथ, वो खफकी से बोला। तुम्हारा तो ये फेवरेट कलर था ना। हाँ, लेकिन उस हादसे से पहले तक, अब नहीं है। यार भाभी, इस कलर में मुझे देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इन सब का सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम? फ़ारिस, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम बस लोगों की बातों की वजह से डरते हो। चलो आओ बाहर, मेहमान तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ। ये सब इस लड़की की वजह से ही हो रहा है, वो गुस्से से बोला। काश ये इस वक्त मेरे सामने होती तो मैं इसे शूट कर देता। मुतीबा जो कि हदीका के पीछे छुपी खड़ी थी, इसकी बात सुनकर उसने अपना ज़रा सा सर बाहर निकाल कर उसे देखा था। तभी फ़ारिस की निगाह से पड़ी थी। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों आ जाना। ये कहती हदीका मुतीबा को फ़ारिस के रहमो करम पर छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो गई थी। आज वो बहुत चूंकि खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे को तो फ़ारिस इस पर से अपनी निगाहें हटाना ही भूल गया था, मगर जल्द ही वो खुद को नॉर्मल कर चुका था। वह उसकी तरफ बढ़ा, जिस पर वो भी 2 कदम पीछे को हुई थी। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है मुतीबा जमाल अहमद, वो दांत पीसते हुए बोला। अगर इस तकरीब में कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ ना, तो फिर बच के दिखाना तुम मुझसे। क्या आप लोगों से खौफज़दा हैं? मुतीबा का ये जवाब सुनकर गोया उसे आग ही लग गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बकवास का? हाँ, यही कि अगर आप बुज़दिल नहीं हैं तो फिर चलें मेरे साथ और जाकर लोगों का डट कर सामना करें। वो इसकी इस तेदा दलेरी पर तो अश ही कर उठा था। वो दांत पर दांत जमाए इसके पास आकर बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। ये कहकर वो इसके पास से गुजरता हुआ कमरे से निकल गया और उसके पीछे मुतीबा भी अपनी हैवी लहंगा दोनों हाथों से उठाए उसके पीछे भागी। लॉन में दाखिल होने से पहले ही इतने सारे लोगों को देखकर फ़ारिस का हौसला और एतमाद डगमगा गया। वो बेबसी से अब पीछे को कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि वो इन सब का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहता था। तभी मुतीबा उसके बराबर में आन खड़ी हुई। उसने चौंक कर उसे देखा जो इसके बराबर में खड़ी हुई थी। तभी किसी ने इन दोनों को देखा था। अरे वो देखो, वो फ़ारिस है ना? हाँ, ये तो फ़ारिस ही है, और शायद साथ वलायत लड़की इसकी बीवी है। साथ वाली लड़की इसकी बीवी है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और फिर सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ मुतवज्जो होना शुरू हो गए। सबकी निगाहें इन दोनों की तरफ उठी थीं। इनमें ईशर मुराद भी थी। वो भी यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो भी सारा तमाशा अपनी आंखों से देख सके।
مطیبہ نے اسے دیکھ لیا تھا، تب اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آگے کوئی ہوئی اور پھر فارس حداد کا دایاں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مطیبہ کی اس حرکت اور جرت پر تو فارس کا حیرت سے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی اس پیاری سی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو کبھی اس کے خوبصورت سے ہاتھوں میں جکڑے اپنے بازو کو۔ اس کی یوں چھونے پر فارس کے پورے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو میرا بازو۔ اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا تھا، لیکن مطیبہ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا خوبصورت سا چہرہ اس کی طرف کیا اور آہستہ سے بولی، بعد میں مجھے گھور لینا، ابھی سبھی لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اب خود کو نارمل پیش کرو جیسے ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ آؤ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو پکڑے فارس کو دیکھتی بڑے غرور کے ساتھ چلتی ہوئی عشرت مراد کے پاس سے گزر گئی تھی۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر بہت سی لڑکیوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ واہ کتنی رومانٹک جوڑی ہے۔ او ہو، وہ دونوں جو ہی لڑکیوں کے پاس سے گزرنے لگے، لڑکیوں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہاں موجود فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ ان کی تصویریں لیے جا رہے تھے اور یہ سب دیکھتی عشرت جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پورے بدن میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ فارس تو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی میں بالکل بھی نہیں مانتا اس کو اپنی بیوی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دونوں سب کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مطیبہ اس کی طرف ہی بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے فارس حداد اس کی نگاہوں سے سخت کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی ان دونوں کی لو میرج ہی ہے۔ ان دونوں کو یوں سب کے سامنے آتے دیکھ کر حدیقہ، انس، فاطمہ اور حداد کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ لو آ گئے میرے بچے، اسٹیج پر کھڑے حداد صاحب نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ادھر آ جاؤ بچوں۔ حداد عبداللہ نے انہیں اسٹیج پر بلایا۔ وہ سب کی تالیوں کی گونج میں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسٹیج پر آئے تھے۔ مطیبہ کے چہرے پر کسی بھی گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ایسا بہیو کر رہی تھی جیسے یہ سب تو اس کے لیے معمولی تھا۔ البتہ فارس ان سب لوگوں کی خود پر جمی ہوئی نگاہوں سے بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے وہ لوگ بھی سبھی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ سب مطیبہ کی تعریف کر رہے تھے۔ ان سب کو فارس حداد کی دلہن بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ فارس کو یوں لوگوں کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے دیکھ کر مطیبہ نے فارس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرو نہیں، مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، خود کو ایسے دکھاؤ کہ تمہیں ان سب کی نگاہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مسکراؤ۔ جس پر فارس اسے دیکھتا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس کے یوں مسکرانے سے اس کے گالوں پہ ڈمپل نمودار ہوئے تھے۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بےحد حسین تھی۔ اس نے پہلی بار اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس حادثے سے پہلے یہ مسکراتے ہوئے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، یہ مطیبہ جمال احمد نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ عشرت سے ان دونوں کا یہ پیار بھرا مظاہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی جا کر فارس کے پہلو میں کھڑی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسے بڑی محبت سے تکتی اس بے انتہا حسین لڑکی کو شوٹ کر ڈالے۔ لیکن وہ مجبور تھی، بے بس تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور فارس بھی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ ہاں کیسے روکے گا اتنی بے انتہا حسین لڑکی جو اس کے پہلو میں کھڑی ہے؟ بھلا وہ کیوں ایسے حسین موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ عشرت کا دماغ تیزی سے ایک پلان بنانے لگا تھا۔ حداد نے انہیں اسٹیج پر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب سب مہمانوں سے مطیبہ کا تعارف کروانے لگے۔ یہ ہے میری چھوٹی بہو، میرے چھوٹے بیٹے فارس حداد عبداللہ کی بیوی۔ میں نے اس لیے آج سب لوگوں کو جمع کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ خوشی سیلیبریٹ کر سکوں۔ اوہ ہو، مطیبہ کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں میں سے کچھ نے رشک کی نگاہوں سے دیکھا تھا، کسی نے محبت کی نگاہوں سے تو کسی نے حسد کی نگاہ سے۔ مطیبہ نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت اس کا اعتماد دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مطیبہ کو اس طرح سے دیکھ کر حدیقہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اب وہ دونوں اسٹیج سے اتر کر ان مہمانوں سے باری باری مل رہے تھے۔ تقریباً سبھی ہی مطیبہ کی تعریف کر رہے تھے اور وہ مسکرا کر ان کی تعریف پر ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پاس کھڑا فارس تو اس کی یہ ادائیں دیکھ کر غش کھا رہا تھا کہ اچانک اسے یہ ہو کیا گیا ہے۔ کہاں وہ ڈری سہمی سی لڑکی مطیبہ جمال احمد اور کہاں یہ سب سے ہنستی مسکراتی بڑے غرور سے ملتی مطیبہ جمال احمد۔ نہیں، شاید یہ فارس کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑنے کی ہی وجہ سے تھا۔ عشرت نے ان لڑکیوں کو انگوٹھا دکھا کر آل دا بیسٹ کہا تھا اور خود ان سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئی تھی۔
اب کی بار وہ ان چاروں لڑکیوں سے مل رہے تھے۔ واہ، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، ان چاروں میں سے ایک لڑکی نے مطیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایشر کو اس لڑکی پر غصہ آیا تھا کہ اسے کیا کہنے کو کہا تھا اور وہ کہہ کیا رہی تھی۔ فارس کو مطیبہ پر اب غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنی تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ پیچھے کھڑی ایک خاتون نے مطیبہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ البتہ فارس نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس لڑکیوں کے پاس کھڑا رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکی نے فارس کو دیکھتے ہوئے تنزن کہا، ارے یار، یہ تو وہی فارس حداد ہے نا جس نے 4 سال پہلے ایک میوزک کمپٹیشن میں زبردست پیانو بجایا تھا، جس پر اسے کافی مقبولیت بھی حاصل ہوئی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، صحیح کہا تم نے، اس نے بہت ہی زبردست پیانو بجایا تھا، میں نے تو خود وہ لائیو شو دیکھا تھا، اس سے پہلے کتنا ہینڈسم ہوا کرتا تھا۔ ہاں یار، میں تو اسے اپنا کرش مانتی تھی، لیکن اب تو اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ فارس نے سب سے اپنی مٹھیاں بھینج لی تھی۔ وہیں ان سے ذرا فاصلے پر کھڑی ایشر بھی ان کی باتیں سن کر ہنسی تھی۔ تبھی فارس بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس پر ایشر نے بڑی ادا سے اس کی طرف ہاتھ لہرا کر اسے ہائے کہا تھا۔ دوسری لڑکی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر سے بولی، ارے یار، ویسے ان دونوں کو دیکھ کر مجھے پتہ ہے کیا فیل ہو رہا ہے؟ کیا؟ ان تینوں نے پوچھا۔ یار، ان دونوں کی جوڑی دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بیسٹ اور بیوٹی ہیں۔ دیکھو، لگ رہی ہے نا بیسٹ اور بیوٹی کی جوڑی؟ ہاں یار، صحیح پہچانا تم نے۔ وہ چاروں ہنسی تھی۔ ویسے یار، اس پیاری سی بیوٹی کو اس بیسٹ میں نظر کیا آیا تھا جو اس سے شادی کر لی؟ وہ پھر سے ہنسی تھی۔ فارس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ تبھی مطیبہ، جو کہ بات تو اس خاتون سے کر رہی تھی لیکن اس کے کان اسی طرف ہی لگے ہوئے تھے، اور پھر اس نے پاس کھڑی ایشر کو بھی ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ ساری سازش کس کی رچائی ہوئی ہے۔ اسے تو اس کا پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایشر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گی تاکہ اس کی ساری خوشی کو اسپائل کر سکے۔ وہ اس خاتون سے ایکسکیوز کرتی ان کے پاس آئی اور پھر پاس کھڑے فارس کو بازو سے پکڑ کر ان چاروں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہی تھیں آپ لوگ؟ ہم یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگوں کی جوڑی تو بیسٹ اینڈ بیوٹی کی ہے۔ فارس نے اپنے ہونٹ بھیج دیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اور اس کا اندازہ مطیبہ نے بھی لگا لیا تھا کہ فارس کو یہ سب بہت ناگوار گزر رہا ہے۔ ویسے آپ کو ان میں کیا نظر آیا جو آپ نے ان سے نکاح کر لیا؟ آپ تو بے حد حسین ہیں، آپ کی کسی اور سے بھی شادی کر سکتی تھی، پھر اس بیسٹ سے کیوں؟ اس لڑکی کی بات سن کر فارس نے کہ غصے نے تو آسمان کو ہی چھو لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، مطیبہ نے پاس کھڑی ہنسی ہوئی ایشر کو دیکھا تھا جو اس سے خوب محظوظ ہو رہی تھی۔ مطیبہ نے اسے دیکھتے ہوئے فارس کا بازو پکڑ کر اسے مزید اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ ہماری لو میرج ہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ویسے بھی انسان کا دل اور باطن کا اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہر کا۔ اکثر جو باہر سے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں نا، اصل میں ان کا دل اندر سے بہت ہی سیاہ ہوتا ہے۔ وہ ایشر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایشر تلملا کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر اس کا ایک خوبصورت چہرہ نوچ ڈالے۔ فارس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کا بازو پکڑے اسے خود کے ساتھ لگائے ان لڑکیوں کے سامنے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک لڑکی کہنے لگی، ویسے ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ نے شاید ان سے محبت کے لیے نہیں بلکہ ان کی دولت کو پانے کے لیے ہی یہ شادی کی ہے، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے تو کوئی عام سی شکل و صورت والی لڑکی بھی شادی نہ کرے، تو کچھ آپ جیسی حسین و جمیل لڑکی۔ اس لڑکی نے بہت حقارت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے تھے جس پر ایشر کے دل میں ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ فارس اسے جواب دینے کو آگے بڑھا تھا لیکن مطیبہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے پیچھے کرتی اس لڑکی کے بالکل سامنے آ کر غرائی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم میرے شوہر کے بارے میں یا پھر ہماری نجی زندگی میں انٹرفیئر کرو؟ جب میں ان کے ساتھ شادی کری تھی تو کیا تم وہاں پہ موجود تھی؟ کیا میں نے تم سے مشورہ کر کے یا پھر تمہیں بتا کر ان سے شادی کی تھی؟ وہ لڑکی لاجواب ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے منہ میں یہ ہڈی کس نے پکڑائی ہے، بہتری اسی میں ہے کہ جس چیز کے لیے یہاں آئی ہو وہ کرو اور دفع ہو، ورنہ پھر تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں تمہارے مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی اور مار مار کر تمہارا منہ لال کر دوں گی، جو اگر تم نے دوبارہ سے میرے ہسبینڈ یا پھر میری نجی زندگی کے بارے میں ایسی بےہودہ گفتگو کی تو۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی، تقریب اٹینڈ کرنے آئی ہو نا تو وہی کرو، فساد کھڑا کرنے کی تم لوگوں میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر وہ رہا باہر جانے کا دروازہ، تم لوگ جا سکتی ہو، اور اسے دھمکی مت سمجھنا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔
ईशर के साथ साथ मुतीबा के पास खड़ा फारिस भी दंग रह गया था इसकी ये धमकी भरी गुफ्तगू सुनकर। मुतीबा को इस तरह गुस्से में देखकर वो लड़कियां फ़ौरन से ही वहाँ से 9-11 हो गई थी। इन्हें मज़ीद अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। क्या पता वो लड़की कुछ भी कर दे इनके साथ। मुतीबा ने गुस्से से लाल भभूका चेहरा लिए इन्हें देखते ईशर की तरफ एक फातिहाना मुस्कुराहट उछाली थी। फारिस ने इसका हाथ पकड़ा और वहाँ से लेकर उसे एक साइड पर चलाया। वहाँ आकर उसके हाथ छोड़ते हुए कहा, ये सब क्या था? क्या था? वो सीने पर हाथ लपेटते हुए इंतहाई इत्मीनान से बोली, यही जो अभी अभी तुम सब कह कर आई हो। मैंने जो भी किया वो सब सच था। अब भला मैं इन सब के सामने सच तो नहीं कह सकती ना। इस तरह से तो सबको हमारे बारे में पता चल जाता और इस तरह पापा की बहुत बदनामी होती। और वैसे भी मैंने इनसे वही कुछ कहा जिनके वो हकदार थे। मैं जानती थी कि वो हम पर क्यों भूख रही थी, क्योंकि उन्हें किसी ने हड्डी पकड़ाई थी। बस इसलिए इन्हें इनकी औकात याद दिला दी। वो कहती हुई मुस्कुराती हुई वहाँ से हदीका की तरफ चली गई। पीछे से वो होनक बना खड़ा हैरत से उसे जाता हुआ देख रहा था। ये तो आज मुझे शौक पर शौक दे रही है। आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? रात गए तक ये खूबसूरत तकरीब जारी रही थी। ईशा तो जल्दी से ही वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उससे मज़ीद ये सब देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। यानी कि मुतीबा ने उसे जलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज की रात तो ईशा पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। फातिमा मौका देखते हुए फारस को एक तरफ ले गई ताकि वो इससे इसके बारे में बात कर सके। क्या हुआ माओ? आपको कुछ कहना था? हाँ, बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो क्या? देखो बेटा, अब जबकि हम सब ने तुम्हारे और मुतीबा के निकाह के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है, तो तुम्हारे पापा और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब से तुम दोनों एक साथ एक कमरे में रहोगे। क्या? फातिमा का जवाब सुनते ही फारस बदक कर उछला था। ये सब क्या है? देखो बेटा, तुम जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, और अब जबकि हमने सब लोगों को तुम्हारे निकाह का बता दिया है, तो अब से तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहोगे। हम नहीं चाहते कि ईश्वर के हाथ तुम लोगों की कोई बात लगे और वो उसे बाहर जाकर उछाले। तुम जानते हो कि सोसाइटी में हमारी बहुत इज्जत है और हम ये नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं। लेकिन मॉम, मैं ये सब नहीं चाहता। तुम्हारे अब चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों का निकाह हो चुका है और अब से तुम दोनों साथ ही रहोगे। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की और ईश्वर को पता लग गया तो वो हर जगह इस बात को उड़ाएगी और फिर हमारे साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी कि हमने आज जो कुछ भी लोगों को दिखाया वो सिर्फ एक दिखावा था। लोग यही समझेंगे कि अभी तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी और ये सब ड्रामा ही था। अब ज़्यादा बेहतर तुम ही समझ सकते हो। उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा और हम सब भी यही चाहते हैं कि तुम हमारी ये बात मान लो और मुतीबा के साथ अपना बेडरूम शेयर करो। ये कहकर फातिमा वहाँ से चली गई थी। फारस ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं और वो लड़की एक साथ, वो और मैं एक ही बेडरूम में? नो, नो वे। मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूंगा। न जाने वो खुद को क्या समझने लग जाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में आकर तबाही मचा दी है। हर तरफ एक भूचाल सा आ गया है। मैं इस लड़की से अब तंग आ गया हूँ। क्या करूँ मैं यहाँ पर अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर डालूँ इस लड़की के साथ, मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा। ये कहकर फारस गाड़ी की चाबियाँ लेता हुआ घर से थोड़ी देर के लिए निकल गया। सब मेहमान जा चुके थे। कासिम साहब और उसकी फैमिली ही बची थी। अब वो भी जाने की इजाज़त दे चुके थे। अनस, फातिमा और हदाद अब्दुल्ला दरवाजे तक इन्हें छोड़ने गए थे। तभी हदीका मुतीबा को लिविंग रूम में ले आई थी। मुतीबा सोफे पर बैठ गई थी और साथ में हदीका भी। मुतीबा जमाई लेते हुए बोली, भाभी, आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था। कसम से बहुत थक गई हूँ और अब जाकर अपने रूम में आराम करूँगी। हदीका ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वह सच में बहुत थकी हुई लग रही थी। नींद की वजह से आंखें बोझल हो रही थी। वह बमुश्किल अपनी आंखें खोली बैठी थी। हदीका मुस्कुराते हुए बोली, आज रात बल्कि नहीं, अब से तुम अपने कमरे में नहीं बल्कि फारस के कमरे में रहोगी। मुतीबा ने नींद की वजह से पहले तो इसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब इस पर गौर किया तो सोफे से उछलकर खड़ी हो गई जैसे इसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। आपने अभी क्या कहा था? मैंने सही से सुना नहीं था। आप प्लीज़ इसे रिपीट कर सकती हैं? मुतीबा की तो नींद ही उड़ चुकी थी ये सुनकर। इसकी बात सुनते ही हदीका हंस दी। अब मैंने ऐसी भी कोई सी खतरनाक बात कर दी कि इसकी सुनकर तुम इतनी परेशान हो गई हो? तुम्हें किसी ना किसी दिन तो उस रूम में जाना ही था ना, तो वो समझो आज का ही दिन है। लेकिन भाभी, ये सब कुछ अचानक। देखो मुतीबा,
ये मामा और पापा के साथ साथ हम सब का भी फैसला था कि अब से तुम दोनों एक साथ एक रूम में रहना चाहिए, क्योंकि अब सब लोगों को तुम दोनों के निकाह का पता चल गया है। तुम ईशल को तो जानती हो ना, उसे जब से तुम दोनों के निकाह का पता चला है वो अंगारों पर लौट रही है। उसे तो बस कोई चीज़ मिलनी चाहिए जिसे वो सोसाइटी में उछाल सके, और हम ये सब नहीं चाहते कि ये बात इन सबको भी पता चले। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी चले, जो कुछ भी करो तुम दोनों, लेकिन उसे सिर्फ अपने बेडरूम तक ही महदूद रखो। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों की बातें बेडरूम से बाहर आएँ। एक तरह से मामा पापा को भी दुख होगा। तुम समझदार हो मुतीबा, तुम ये सब कुछ अच्छी तरह से ही समझ सकती हो। तुम फारिस के करीब रहकर उसे पुराना फारिस बना सकती हो। अब तुम ही हो हमारी उम्मीद। अब तुम मामा पापा की कोई खोई हुई मुस्कुराहट वापस ला सकती हो जो फारिस को देखकर वो मुस्कुराते थे। प्लीज़ मुतीबा, प्लीज़ तुम ये मेरी रिक्वेस्ट ही समझ लो, प्लीज़। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करें। मुतीबा दोबारा से हदीका के पास बैठ गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई। फिर वो हदीका को देखते हुए बोली, अगर आपके देवर ने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया तो मुझे तो बहुत इंसल्ट फील होगी भाभी। हदीका मुस्कुराई। वो इतना बुरा नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? हदीका पुरसरार तौर पर मुस्कुराई। इधर कान लाओ, वो राज़दाराना अंदाज में बोली, जिस पर मुतीबा इसके पास हुई। अब मेरी बात गौर से सुनो। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, ये सब कुछ हम दोनों के दरमियान सीक्रेट होना चाहिए। ओके? ओके। मुतीबा ने अपना अंगूठा दिखाया। ओके, तो सुनो। हदीका ने उसे पूरा प्लान बता दिया, और जिसको सुन के मुतीबा का मुंह ही खुल गया। भाभी, मुझे मरवाना है क्या अपने हिटलर जल्लाद टाइप देवर से? वो ऐसा नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही पेश आना चाहिए जैसे कि वो तुम्हारे साथ। समझ रही हो ना? भाभी, अगर इसने मुझे कुछ गलत कह दिया तो मैंने तो रो देना है फिर। इसकी बात सुनकर हदीका हंसती। बिल्कुल पागल हो तुम। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हारा भरपूर साथ देगी। तुम घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाना, समझी तुम? ओके भाभी। हदीका ने उसे सारा प्लान समझा दिया था। मुतीबा थूक निकलते हुए बोली, देख लें भाभी, कहीं वो मुझे पहली ही रात धक्के देकर कमरे से ना बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं करेगा वो, उसकी हिम्मत ही नहीं है। ओके, ठीक है फिर मैं जब तक अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर आऊँ। हाँ, मैं कल से सकीना से कहकर तुम्हारा सारा सामान फारिस के रूम में शिफ्ट कर दूँगी। जी भाभी। मुतीबा अपना लहंगा संभालती अपने रूम में चली गई, और पीछे मुतीबा इन दोनों के बारे में सोचकर हंसती। ना जाने अब 2 दिन दोनों दीवानों का क्या होगा। अल्लाह खैर ही करे।